हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं दक्कन और दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में, किंगडम्स के बारे में, जिसका नाम है विजयनगर और बहमनी किंगडम। ओके, वैसे तो इस चैप्टर में लिखा है विजयनगर, बहमनी काल और पुर्तगालियों का आगमन। देखो, आप सभी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, हमारी सीरीज भी चल रही है स्पेक्ट्रम वाली, आप उसे फॉलो कर रहे होंगे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि किस तरह से यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ। क्या इसके पहले भारत में यूरोपीय नहीं आए थे? यूरोपीय तो भारत में बहुत पहले आ चुके थे, मतलब एंशिएंट टाइम पीरियड से ही हमारा और उनका जो है संबंध स्थापित था। लेकिन यहाँ पर स्पेशली हाईलाइट कर रहा है पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाल यूरोप का एक देश है, वहां का जो एक व्यक्ति वास्को ड गामा भारत एंट्री करता है। तो इसको स्पेशली क्यों हाईलाइट कर रहा है? इसलिए क्योंकि पहली बार वो ओशन रूट का या समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हुए किधर पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं। तो उस रूट से जो यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ वो इस समय चालू हो गया। वैसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, हम वहीं पर डिटेल से इसे डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की भूमिका यहां से बनती है पुर्तगालियों के आगमन के साथ। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं यूरोपियंस का आगमन या पुर्तगालियों का आगमन, उसके पैरेलल भारत में भी मध्यकाल ही चल रहा है। ओके, तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा दोनों में ही कवर होता है। हम ये वाला जो पोर्शन है पुर्तगालियों का आगमन, ये मैंने स्पेक्ट्रम में बहुत डिटेल से कवर करा रखा है, तो वहां से इसे आप लोग देख लेंगे उसी की सीरीज से, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम जानेंगे विजयनगर बहमनी किंगडम, और साथ में उस समय टाइम को हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे कि किस तरह से उसके पैरेलल पुर्तगाली या यूरोपियंस की एंट्री चालू हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि जब हम मध्यकाल पढ़ते हैं तो वही सल्तनत काल, मुगल काल, है ना। और जब सल्तनत मुगल की आप बात करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा इतिहास छोड़े होते हैं, किसकी? दक्कन और दक्षिण भारत की। तो जब यहाँ पे सल्तनत काल चल रहा होता है, उसके पैरेलल दक्कन और दक्षिण भारत में, मतलब सल्तनत का एक मिड वाला पोर्शन चल रहा होता है, उस समय यहाँ पे मजबूत बहमनी किंगडम स्थापित होता है और यहाँ पर मजबूत विजयनगर किंगडम स्थापित होता है, ठीक है। मुगल्स के पैरेलल ये जो विजयनगर किंगडम था, ये छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था, बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, ये अहमदनगर, तो वो उनके पैरेलली रूल कर रहे थे। तो दक्षिण भारत का एक अपना सुंदर इतिहास रहा है, और जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो पूरे भारत की इतिहास है। और हम जो पढ़ते हैं मिडिवल तो केवल नॉर्थ नॉर्थ पढ़ के छोड़ देते हैं। तो जैसे हमने नॉर्थ का पढ़ा इस टाइम पीरियड में, जिसको आप बोल रहे हो मध्यकाल, जिसमें आपने सल्तनत काल पढ़ा, सल्तनत के पैरेलल यहाँ दक्कन और दक्षिण में क्या हो रहा है वो हम आज चैप्टर में कवर करेंगे, और दो इंपॉर्टेंट किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विजयनगर और बहमनी, ठीक है। इधर सल्तनत निपटेगा, मुगल स्टार्ट होगा, उसके पैरेलल ये दक्षिण भारत का एक मजबूत इतिहास दिखाई देता है। साथ ही इसी समय यूरोपियंस का आगमन भी चालू हो जाता है। आप सभी को पता है कि 1498 में किस तरह से वास्को डिगामा कालीकट कोस्ट पर पहुंचता है, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड था जब इधर विजयनगर बहमनी मजबूत विशाल एम्पायर हमें दिखाई देते हैं। तो बस यही है चैप्टर। वैसे अगर मैं आपको पढ़ाती, अगर बुक को फॉलो नहीं कराती, तो मैं विजयनगर पढ़ाती अलग से, उसके सारे वंशों के बारे में हम पढ़ते, रूलर्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा फैक्चुअल रूलर्स के बारे में पूछ नहीं रहा है, ये हम लेकर चलते। या बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ते, उसका भी सेम स्टेटस, पहले अलग अलग वंशों के बारे में चलते। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक में इस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। हमारी इस किताब का ये जो चैप्टर है, यहाँ पर बेसिकली विजयनगर बहमनी के बारे में एक ओवरव्यू देते हुए चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को हाईलाइट कर रहा है। ना तो ये वंशावली पे फोकस कर रहा है और ना ही सारे रूलर्स पर फोकस कर रहा है। यहाँ पर जो विजयनगर या बहमनी किंगडम है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स को हाईलाइट कर रहा है, कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में बता रहा है, उनके वंशजों के बारे में, बस इतना ही ये लेकर चल रहा है। तो मैं क्योंकि आपको ये बुक का चैप्टर फॉलो करा रही हूँ, तो हम भी इसी तरीके से चलेंगे। आगे कभी हम दोबारा सीरीज लेकर आएंगे तो वहां पर जैसे मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, और आई होप आप सारे सेशंस को, सारी सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे। कुछ बच्चों को शिकायत रहती है कि मैम थोड़ा ज्यादा पढ़ाइए, थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। देखो अभी क्या है ना कि एग्जाम बहुत पास आ चुका है, 26 मई को आपका पेपर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जितनी चीजें कवर करनी इंपॉर्टेंट है
उसको हम कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद हम दोबारा से जब सीरीज लेकर आएंगे तो और ज्यादा समय रहेगा, तो और ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा समय लेते हुए पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास काफी समय कम बचा है, और ऐसा तो नहीं है कि अप्रैल तक हम कोर्स ही करते रहेंगे, आप लोग को रिवीजन भी करना है। तो मेरा टारगेट है कि फरवरी एंड तक आपको ये पूरा मॉडर्न, मिडेवल, आर्ट एंड कल्चर सब हम खत्म कर दें, और इसके लिए हमको थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। होगा लेकिन वो एग्जाम के पास तक, तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिवीजन कम से कम 2 महीना आपको समय चाहिए होता है रिवीजन के लिए। उस मोमेंट पे अगर आप क्लासेस लेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर मैं थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको कराने वाली हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो क्लास में कराया जा रहा है इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, बुक को एक बार पढ़ लीजिए। जो समय है, जितना समय है उसके हिसाब से हमें हर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट में हमको खूब रिसर्च नहीं करना है अभी के लिए, जिस हिसाब से प्रीलिम्स पास में है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते, स्टार्ट करते सेशन। बाकी आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज लाए गए हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाइए, विजिट करिए, पहले सारी जानकारी लीजिए, डिटेल्स देखिए, आप अपने आप को देखिए, आप किस पोजीशन पर खड़े हैं, क्या आपका टारगेट है, और उसके हिसाब से आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 26 मई को यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे अपीयर हो रहे होंगे। बिल्कुल अपीयर होइए, एग्जाम से बिल्कुल मत डरा करिए, खास तौर पे जब आपके पास अटेम्प्ट्स हैं। जब हैं ही नहीं तो अलग बात है। अगर आपने 6-8 महीने तैयारी की हुई है तो डेफिनेटली आप जाकर बैठिए पेपर में, और एक थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए स्मार्टली आपको गेम खेलना होगा। वो गेम क्या है? मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज, इसके साथ आपको गेम खेलना होगा। तो बस आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चंस लगाने का मतलब सही आंसर देना, ये आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आंसर दीजिए सही, अच्छी बात है, लेकिन हर एक क्वेश्चन से आपका 4-5 टॉपिक जो तैयार होता है ना, उस टॉपिक को जाके रिवीजन दे लो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस इससे आपके कवर हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर में भी रिसेंटली जो भी चल रहा होगा वो आपके टेस्ट सीरीज में आएंगे ही, तो वहां से काफी कुछ करंट अफेयर का भी अच्छा खासा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। यूपीएससी में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको मिलते नहीं है, वही 20-22 क्वेश्चन अगर कोई आ जाए डायरेक्ट, अदरवाइज वही हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है। तो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लिक करेंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। तो इसको ज्वाइन करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा डेली बेसिस पे आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ऑल इंडिया रैंकिंग दी जाएगी, डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा। बाकी डिटेल तो इन्फॉर्मेशन आपको लिंक पर ही क्लिक करके मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो विजयनगर बहमनी के बारे में यहाँ पर बता रहा है। ओवरव्यू लेते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, जितना ये बुक बताना चाह रहा है उतना समझते हुए हमें आगे चलना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप मैप के थ्रू इस किंगडम को देख लीजिए कहाँ पर है ये। तो ये केवल मैं आपको दक्कन और दक्षिणी भारत जो हिस्सा है इसको ही हाईलाइट कर रही हूँ। ये पूरा का पूरा जो किंगडम है ना, इसको बोल रहा है क्या? बहमनी किंगडम, ओके। ये जो पूरा का पूरा किंगडम है इसे बोल रहा है विजयनगर किंगडम, और ये इनकी सीमा निर्धारित होती है। बेसिकली पूरे चैप्टर में यही दिखाई देगा कि ये दोनों आपस से भिड़ेंगे, ये विजयनगर, ये बहमनी भिड़ेंगे। और ये भिड़ते किस क्षेत्र को लेकर है? यहाँ पर हमारी एक रिवर जा रही है, इसका नाम है गोदावरी नदी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है कृष्णा नदी। ये दोनों नदियां जो है पश्चिमी जो पर्वतीय क्षेत्र है उस क्षेत्र से निकलती हैं और किधर जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, ठीक है। इसी में से कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, जिसका नाम था तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, दोआब रीजन है। दोआब रीजन क्या होता है? बेसिकली दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? दोआब या पंजाब जो आप बोलते हैं, तो ये जो आब वाला रीजन है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों होता है? क्योंकि नदियां मॉनसून के समय में उसमें वर्षा का पानी नदियों से बाहर की तरफ उड़ेल जाता है, ठीक है। और नदियां जब बहुत ज्यादा पानी अपने साथ लेकर चलती हैं बाढ़ लाते हुए, तो वो क्या करती हैं? मृदा की ऊपरी परत भी अपने साथ बहाते लाती हैं। और मृदा की या मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत या सबसे अपर लेयर होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो जब नदी बाढ़ वाले पानी के साथ इस तरह से बहते हुए मिट्टी की ऊपरी परत अपने साथ लेकर आती है, तो वो मिट्टी की ऊपरी परत अपने इस आसपास के किनारे वाले क्षेत्र में जमा कर देती है और वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो ये बेसिकली दो नदियों के बीच का
का क्षेत्र जहां पर इस तरह बाढ़ के द्वारा लाए गए मिट्टी की ऊपरी परत जमा होती है, बहुत उपजाऊ थी। तो इस उपजाऊ क्षेत्र में क्या होगी, अच्छी खेती होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा। अच्छा प्रोडक्शन मतलब अच्छा आप इन पर टैक्स इंपोज कर सकते हैं, रेवेन्यू इंपोज करते हैं इस जगह के क्षेत्रों पर, और इससे क्या होगा, राज्य की इनकम बढ़ेगी। जब राज्य की इनकम बढ़ेगी तो राज्य अच्छी सेना रख सकती है, अपने राज्य के लिए मजबूत आधारभूत संरचनाएं डेवलप कर सकती हैं, और फिर अपने सैन्य अभियानों को मजबूती के साथ चला सकती है, अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकती हैं। तो एक लंबे जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको फुलफिल करने के लिए इनके पास बेसिकली रिसोर्सेज होने जरूरी थे, संसाधन होने जरूरी थे, और वो संसाधन इन्हें ये दोआब क्षेत्र में दिखाई देता था। इस वजह से ये बहामनी और विजयनगर आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे, भिड़ते भिड़ते ही ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कोर था जो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इसको वन बाय वन समझ लेते, क्या बोलना चाह रहा है, बहुत तेजी से इसको हम लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि बहुत आराम से, कुछ ऐसा है नहीं इस चैप्टर में, बहुत कुछ खास बता नहीं रहा है। हमारे एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वही हम जानेंगे। ठीक है, जहां विघटन की शक्तियां धीरे धीरे उत्तर भारत को ग्रस्त कर रही थी, वहीं दक्षिण और दक्कन में स्थिर सरकारों का एक लंबा दौर चला। बोल रहा है कि नॉर्थ में हमें लगातार विघटित होती हुई शक्तियां दिखाई दे रही है। देखो, उत्तर भारत में आपने पहले क्या पढ़ा था, पूर्व मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल था वहां पे कोई एक बड़ा किंगडम या एम्पायर दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। पूर्व मध्यकाल में यहाँ पे पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, इधर राष्ट्रकूट थे। जो गुर्जर प्रतिहार स्प्लिट हुए तो क्या आ गए, यहाँ पे राजपूत स्टेट आ गए। फिर हम देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में हमें सबसे पहले किसकी स्थापना दिखाई दी, सल्तनत काल की या सुल्तानों का काल। सुल्तानों के काल में आपने तुर्क, अफगान, अलग अलग सुल्तानों का वंशज इतिहास पढ़ा, तो हमने इनमें अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना किसके बारे में, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, इलबरी डायनेस्टी। फिर हम आ गए किस पे, खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ठीक है, तो इसमें से खिलजी तुगलक के समय तो चीजें फिर भी ठीक चल रही थी। तुगलक में भी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम देखते हैं डिक्लाइन चालू हो गया, और फिर तुगलक में फिरोज शाह तुगलक हुआ, फिर सैयद हुआ, फिर लोधी हुआ। ये वो ऐसा टाइम पीरियड था जब धीरे धीरे इनका एम्पायर सिमटता गया, जो क्षेत्र थे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लग जाएंगे। तो बस राइटर इसी के साथ शुरुआत करता है कि जहां विघटन की शक्तियां यानी तोड़ने वाली शक्तियां धीरे धीरे उत्तर भारत को अपने अंदर समा रही थी, वहीं दक्षिण और दक्कन में स्थिर सरकारों का एक लंबा दौर चला। किसके रूप में, बहामनी और विजयनगर किंगडम के रूप में। एक बड़ा क्षेत्र जिस पर ये नियंत्रित करके एक लंबे समय तक रूल करते हुए हमें दिखाई देंगे। भारत के विंध्याचल से दक्षिण भूभाग पर 200 वर्षों से अधिक समय तक विजयनगर और बहामनी साम्राज्यों का वर्चस्व रहा। 200 साल छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। ब्रिटिश जो इंडिया में रूल करके गए थे, उनके पूरे रूलिंग पीरियड, भारत में एक छोटे से क्षेत्र को कब्जा करने से लेके पूरे भारत को अपने में मिलाने तक के पूरा टाइम पीरियड 200 साल का ही था, है ना। 1757 से बैटल ऑफ प्लासी, 1857 का विद्रोह, और फिर 1947 में हमें आजादी। सॉरी, ये पूरा कितना समय है, लगभग 200 साल का समय है जिसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो राइटर क्या बोलता है, राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि 200 साल तक बहामनी और विजयनगर किंगडम हमें यहाँ पर दिखाई दे, एक मजबूत साम्राज्य के रूप में दिखाई देते हैं। विंध्याचल से दक्षिण, क्यों, आप सभी ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, यहाँ पर हमें 2 ब्लॉक माउंटेन्स दिखाई देते हैं, विंध्यन और सतपुड़ा, है ना, माउंटेन रेंज है। तो विंध्यन के नीचे विंध्याचल, ओके। तो बात कर रहे हैं विंध्याचल वाला जो रीजन है उससे लेके दक्षिण तक का ये पूरा क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र 200 साल तक राज करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने ना सिर्फ शानदार राजधानी और नगरों को बसाया और उन्हें अनेक भव्य भवनों से सजाया, कला और साहित्य को आगे बढ़ाया, कानून व्यवस्था को स्थापित किया, वाणिज्य और दस्तकारी का विकास किया। तो बोल रहे कि ये जो इनका टाइम पीरियड था ना केवल स्टेबल था, बल्कि ये यहाँ पर बहुत सारी अदर एक्टिविटी भी कर रहे थे। क्या, अच्छा खासा यहाँ पर व्यापार वाणिज्य इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यहाँ पर प्रशासनिक रूप से ये बहुत सही तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे थे, तो कानून व्यवस्था काफी अच्छी थी। और देखो, जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी तभी व्यापार अच्छा चलेगा, अगर जहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है तो वहां पे ट्रेड सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ भव्य भवनों का निर्माण कर रहे हैं, दस्तकारी जो छोटे उद्योग थे उनको कैसे ये प्रमोट कर रहे हैं, जो कलाकार थे उनको भी संरक्षण दे रहे हैं, कला और साहित्य सांस्कृतिक केंद्र बनेगा ये दक्षिण भारत का। ये वाला समय भारत में एक सांस्कृतिक इतिहास के रूप में जाना जाएगा। तो ये इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए हमें दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इस दौर का अंत 15वीं सदी के अंतिम भाग में बहमनी साम्राज्य के विघटन तथा 50 वर्ष से अधिक समय बाद बन्नीहट्टी के युद्ध में 1565 में किसके पराजय के बाद विजयनगर साम्राज्य के विघटन के साथ हुआ। तो बोल रहे ये जो अभी आप पढ़ने वाले हैं ना स्टोरी, ये स्टोरी 200 साल तक चलेगी, इसका अंत कब होता है, तो बात कर रहा है 15वीं सदी के अंतिम भाग में। 15वीं सदी का अंतिम भाग यानी कि 1401 से चालू हुआ 1500 तक, ये हो गया आपका 15वीं सदी, ठीक है। और इसका अंतिम भाग यानी कि 1400 का जो अंतिम वाला समय होगा, वहां पर सबसे पहले किसका विघटन हुआ था, बहमनी का विघटन हुआ था। ये जो बहमनी किंगडम आपने देखा था अभी, अब देखो ये कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1400 के अंतिम चरण में हम देखते हैं कि बहमनी किंगडम स्प्लिट हो गया बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों के रूप में। यहां पर आपको दिखाई देता है गोलकोंडा हो गया, बीदर है, बरार है, अहमदनगर है, बीजापुर है। तो इस तरह से 5 भागों में ये बट जाएगा। और लगभग इसके 50 साल के बाद ही, है ना, कब, 1565 में एक बहुत फेमस बैटल हुआ था बन्नीहट्टी, ठीक है, या बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से जानते हैं, ये वाला क्षेत्र था। यहां पर ये बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ जहां पर इन लोगों ने अलाइन बनाया, एक संगठन बनाया और संगठन बना के संयुक्त रूप से विजयनगर पर अटैक किया और विजयनगर को पूरी तरह से निपटा के रख दिया। उसके बाद से विजयनगर दोबारा खड़े नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे इसका पतन हो जाएगा। तो इन दोनों का इतिहास कब खत्म हो रहा है, या खत्म तो खैर नहीं बोलेंगे, स्प्लिट हो रहा है या ये डिक्लाइन कर गया। फिर विजयनगर के बाद यहाँ पर क्या दिखाई देगा, शक्तिशाली मैसूर, जिसमें आप पढ़ते हैं किसके बारे में, हैदर अली, टीपू सुल्तान के बारे में, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है। तो हैदर अली, टीपू सुल्तान के बारे में जहां पढ़ते हैं, वो मैसूर किंगडम विजयनगर के विघटन के बाद यहां पर उद्भव होते हुए दिखाई देता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका अंतिम चरण हमें 15वीं शताब्दी के अंतिम या 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में इनका अंत दिखाई देता है। और मुगल्स कब आए थे, मुगल्स कब आते हैं बताओ भाई, 1526 में हम देखते हैं कौन सा बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, बाबर और हुमायूं के बीच में, और उसके साथ में मुगल्स की एंट्री हो जाती है। तो जब मुगल्स की एंट्री होती है उस समय क्या स्टेटस होगा, यहाँ पर ये छोटे छोटे किंगडम्स दिखाई देंगे और यहाँ पर विजयनगर डिक्लाइन होता हुआ, मतलब अभी हुआ नहीं है, बाद में होगा, 1500 कब ये हो रहा है, 1565 में हो रहा है ना। तो उस समय विशाल साम्राज्य था, लेकिन बाद में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। जब मुगल्स मजबूत होंगे तब तक ये पतन हो जाएगा और इसकी जगह पे यहाँ पे शक्तिशाली मैसूर राजवाड़े दिखाई देंगे, ठीक है। इस बीच पहले तो दक्षिण भारत में पुर्तगालियों के आगमन के कारण और भारतीय सागरों पर उनके वर्चस्व जमाने की कोशिशों के कारण, और दूसरे उत्तर भारत में मुगलों के आगमन के कारण भारत का परिदृश्य ही बदल गया। जब इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ था तब सल्तनत काल डिक्लाइन के चरण में था, ओके। और जब इनका पतन हुआ, इनके पतन के समय या 15वीं शताब्दी के अंतिम और 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में यहाँ पर कौन आ रहे हैं, मुगल्स आ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कौन सा टाइम पीरियड है मुगल्स के आने का। और इसी समय आप देखते हो 1498 में कौन एंट्री कर रहा है बच्चों, पुर्तगाली एंट्री कर जाते हैं। कहां पर, कालीकट, है ना। फिर वो कोचीन कन्नानौर में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कहाँ पढ़ाया है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है। तो बेसिकली हालांकि जब पुर्तगाली आए थे उस समय विजयनगर बहुत पावरफुल था, है ना, इसी वजह से वो कोई वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन पुर्तगाली जो है जगह जगह पर अपनी नौसेना का प्रयोग करके व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये डिक्लाइन होगा उस मोमेंट पर ये दो बहुत मजबूत होंगे, एक तरफ तो पुर्तगाली, उधर उत्तर में हमें मुगल्स मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये एकदम से परिदृश्य बदलेगा। कैसे परिदृश्य बदलेगा कि एक बहुत बड़ा मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश होगा, और जब मुगल्स डिक्लाइन होंगे तो पुर्तगाली तो नहीं, लेकिन इनके पीछे पीछे जो आए ब्रिटिश, वो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर भारत के नियंत्रण कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड बताया थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इनका टाइम पीरियड। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और बहमनी साम्राज्य के साथ टकराव। किस तरह विजयनगर की स्थापना हुई, ये रहा आपका विजयनगर किंगडम, ठीक है। अभी हम देखकर आ चुके हैं। बोल रहा है इसकी स्थापना कैसे हुई और इसके बीच में किस तरह से टकराव हुए। देखो ये स्टार्ट तो ऐसे कर रहा है, लेकिन लेकर दोनों को साथ में ही चलेगा, दोनों की स्थापना भी साथ में चलाएगा, दोनों का विघटन भी साथ में चलाएगा। तो कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पर, मैं पिक्चर्स के थ्रू समझाने की आपको कोशिश करूंगी। देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने स्थापित किया। किसके, विजयनगर साम्राज्य। साम्राज्य बना तो इतना बड़ा था, लेकिन जब बना होगा, जब इसकी स्थापना हुई होगी, क्या तब भी इतना बड़ा था, नहीं, तब तो इतना बड़ा नहीं था, तब तो एक बहुत छोटा सा क्षेत्र
क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन दो भाइयों ने की, हरिहर और बुक्का ने किया। तब ये एक छोटे से क्षेत्र में इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। एक कथा के अनुसार वे पहले तो वारंगल के काकतीय के सामंत थे, फिर आधुनिक कर्नाटक में स्थित कंपिली राज्य में मंत्री रहे। अब देखो ये रहा वारंगल का काकतीय वाला, ये वाला क्षेत्र काकतीय यहाँ पर थे, वारंगल। ओके, इधर आ जाओ, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कांपिल्य क्षेत्र। तो बोल रहे हैं कि अब इनका बैकग्राउंड क्या था हरिहर और बुक्का का। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये वारंगल के काकतीय जो थे इनके सामंत थे। काकतियों के सामंत का मतलब है ये वारंगल वाला क्षेत्र, काकतीय वंशज यहाँ पर रूल कर रहे थे। सामंत का मतलब है उन्हीं के क्षेत्र में इनको एज अ फ्यूडेटरी अपॉइंट किया गया था, जो क्या करते थे, लैंड होल्डर्स होते थे, वहां से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देते थे, उसका कुछ हिस्सा खुद रखते थे। तो सामंत थे ये। और सामंतों के पास एक और राइट होता था कि वो अपनी सेना भी रख सकते हैं, निजी सेना स्थापित कर सकते हैं। और कुछ का ऐसा कहना था कि ये क्या कर रहे थे, ये आपका जो बाद में ये कांपिल्य वाले क्षेत्र में जो ये राज्य था इसके मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये इनका बैकग्राउंड था। फिर अचानक से इन्होंने राज्य कैसे स्थापित कर लिया, तो कहा जाता है कि एक मुस्लिम विद्रोही को शरण देने के कारण जब कंपिली को मोहम्मद तुगलक ने रौंद डाला। मतलब यहाँ पर इनके पैरेलल कौन रूल कर रहा था, तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद बिन तुगलक। बोल रहे कि एक विद्रोही था जो यहाँ से भाग कर गया, और ये जो कंपिली था उसने कांपिल्य वाला क्षेत्र था, यहाँ के शासक ने उस विद्रोही को शरण दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को पता लगा, वो उसने दक्षिण की तरफ अभियान चलाए। ये आप सभी को पता है, बहुत सारे उसने अभियान चलाए थे, डायरेक्ट दक्षिण के काफी सारे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया था, मदुरै तक पहुंच चुका था वो, ठीक है। तो उसने इस क्षेत्र को रौंद डाला, और यहीं पर ये जो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इनको कैदी बना डाला, इनको इस्लाम अपनाने पे मजबूर कर दिया। तो इनका धर्मांतरण भी कर दिया। बेसिकली हरिहर बुक्का खुद क्या थे, हिंदू थे, लेकिन वो इस्लाम धर्म उनको अपनाना पड़ा। विद्रोह से निपटने के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया कि तुम्हारा काम होगा कि तुम यहाँ पर जितने भी विद्रोह वगैरह हो उसको मैनेज करो, ठीक है। तो हरिहर बुक्का एक अलग ही रोल में आ गए इस सिचुएशन के बाद से। मदुरै का मुस्लिम सूबेदार पहले ही अपने को स्वतंत्र घोषित कर चुका था। अब बोल रहा है कि इस समय कुछ और क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मदुरै। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एक मुस्लिम सूबेदार जो है उसके नियंत्रण में ये क्षेत्र है, तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था। स्वतंत्र घोषित करने का क्या मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे, देखो वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, उसने दक्षिण की तरफ सबसे पहले अभियान चलाया था सुल्तानों में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी अभियान में डायरेक्ट दक्षिण के क्षेत्रों पर रूल नहीं किया। ये हम पहले भी पढ़कर आए हैं। हमने जाना कि वो इनडायरेक्टली इन क्षेत्रों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाता था। मतलब बेसिकली जो उसका गुलाम था मलिक काफूर, उसने दक्षिण की तरफ अभियान चलाया था, और अभियान में उसका उद्देश्य कभी भी इन पे डायरेक्ट कंट्रोल करने का नहीं होता था। उसका उद्देश्य था कि इनको इनडायरेक्टली अपनी अधीनता स्वीकार करा दो, और बदले में बोलो कि तुमको सालाना नजराना देना पड़ेगा। जिस साल ये नजराना देने से चूके उसी साल इन पर अटैक कर देते, ये व्यवस्था थी। लेकिन जब तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद बिन तुगलक रूल करेगा तो वो इन सभी क्षेत्रों को डायरेक्टली अपने नियंत्रण में ले लेता है। लेकिन कब तक, क्योंकि दक्षिण की तरफ आप अभियान चला के उन क्षेत्रों को नियंत्रण में लेके वापस जब दिल्ली पहुंच रहे हो तो इन सभी क्षेत्रों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के लिए दोबारा दक्षिण की तरफ आना लंबा समय, तो इस तरह काफी सारे दक्षिण के क्षेत्र इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ पर इसी का जिक्र कर रहा है कि आगे चलकर हमें पता लगता है कि मदुरै का मुस्लिम सूबेदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था, तथा मैसूर का होयसल शासक और वारंगल का शासक भी स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। इधर आ जाइए, यहां पर हमें दिखाई देते हैं, ये देखिए यहां पर हमें दिखाई देते हैं होयसल, ठीक है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है वारंगल वाला रीजन, यहाँ पर हमें मदुरै। तो ये जो दक्षिण की तरफ तुगलक्स ने अभियान चलाए थे, इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखा था, आगे चल के वन बाय वन ये अपने आप को या तो इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके थे या इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे थे। शीघ्र ही इसी सिचुएशन का फायदा दिखाकर जो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर इनको अपने नियंत्रण में किया था, हरिहर बुक्का वाले क्षेत्र को और हरिहर बुक्का को, तो शीघ्र ही हरिहर बुक्का ने भी अपने नए मालिकों को और उनके धर्म को त्याग दिया।
लिया कि हम नहीं मानते तुमको और ना ही हम इस्लाम को मानते हैं। और उन्होंने अपने गुरु, जिनका नाम था विद्यारण्य, उनके निर्देश पर फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया और उन्होंने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ पर विजयनगर को राजधानी बनाते हुए एक छोटे से क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करा और उसका मैनेजमेंट वो करने लग जाएंगे। इतनी स्टोरी सभी के समझ में आ गई। तो बेसिकली नॉर्थ में जो सल्तनत काल दिखाई दिया था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के इन क्षेत्रों पर अटैक करके इनको कंट्रोल में किया, वहां पर हरिहर बुक्का उनके नियंत्रण में आ गए। लेकिन आगे चल के वन बाय वन हम देखते हैं कि दक्षिण के क्षेत्र अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगते हैं। उसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं हरिहर बुक्का, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं और जो उनके मुस्लिम मालिक थे उनसे सारा नाता तोड़ देते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं, वापस हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। हरिहर का राज तिलक का जो समय है वो माना जाता है 1336। तो विजयनगर एम्पायर की नींव या फाउंडेशन भी कब माना जाता है कि 1336 में ही पड़ी। हरिहर के राज तिलक को 1336 की घटना बताया जाता है। पहले तो मैसूर के होयसल शासक और मदुरै के सुल्तान दोनों से इस राज्य को टकराना पड़ा। यहाँ पे मदुरै के सुल्तान है, ठीक है, और यहाँ पर हमें होयसलास दिखाई दे रहे हैं। तो बोल रहे ये जो थे ना हरिहर बुक्का, इनको होयसल से भी टकराना पड़ा, इनको जो मदुरै के मुस्लिम शासक है इनसे भी टकराना पड़ा और टकरा के ये धीरे धीरे उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करेंगे। मदुरै का सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी था। हमें पता लगता है कि अभी ये इन दोनों से तो टक्कर लेगा, होयसल मदुरै से। इसी बीच मदुरै का सुल्तान जो बहुत महत्वाकांक्षी मतलब कि भाई उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी, उसने अटैक कर दिया किस पर, होयसल पर। यहाँ पर है ये होयसल। जब मदुरै ने होयसल पर अटैक करा तो इससे होयसल काफी वीक हो गए और इसी का फायदा उठाया किसने, ये हरिहर और बुक्का ने। जब होयसल ऑलरेडी कमजोर हो गया था, उसका विघटन हो गया था, उसका फायदा उठाकर हरिहर और बुक्का ने उस पर अटैक किया और होयसल वाले क्षेत्र को विजयनगर किंगडम में मिला लिया और ये क्षेत्र पूरा का पूरा विजयनगर किंगडम के नियंत्रण में आ गया। 1346 तक देखो, 1336 में ही इस विजयनगर किंगडम की नींव पड़ी और 1346 मतलब मात्र 10 वर्ष में ही पूरा होयसल राज्य विजयनगर शासकों के हाथों में आ चुका था। इस संघर्ष में हरिहर और उसकी सहायता, हरिहर की सहायता किसने की थी, उसके भाइयों ने की। यानी कि इनिशियली एक तरीके से क्या था ना कि ये मिलजुल के काम हो रहा था, इसमें किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं था। तो हरिहर की सहायता उसके भाई और संबंधियों ने की, जिन्होंने विजित प्रदेशों का प्रशासन संभाला और जैसे जैसे ये क्षेत्र को जीत रहे थे सब मिलके उसका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे। तो इनिशियली किस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, विजयनगर साम्राज्य आरंभ में एक तरह का सहकारी राज व्यवस्था था, जहां पर मिलजुल के उसका प्रशासन किया जा रहा था, ना कि कोई केंद्रीकृत ढांचा था। ठीक है, 1356 में जब हरिहर की मृत्यु हुई तो बुक्का अपने भाई की मौत के बाद उनका उत्तराधिकारी बना, विजयनगर की गद्दी पे बैठा क्योंकि भाई इसने पूरा योगदान दिया था और 1377 तक बुक्का शासन करता है। तो आपने देखा कैसे विजयनगर एम्पायर की नींव पड़ी और नींव पड़ने के बाद वन बाय वन इन्होंने अपने क्षेत्र को मजबूत किया, सहकारी संगठन बनाते हुए अपने क्षेत्रों का प्रशासन संभाला। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती शक्ति के चलते दक्षिण में और उत्तर में भी अनेक शक्तियों के साथ उनका टकराव हुआ। भाई जब आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो पावरफुल होंगे ये कैसे पता लगेगा, आसपास के क्षेत्रों से आप लगातार युद्ध करेंगे और युद्ध करके अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। देखो ये जो विजयनगर किंगडम है इसका इतना बड़ा एम्पायर हो जाता है कैसे, ये यहाँ छोटे से क्षेत्र में स्थापित हुआ, इन्होंने होयसलों को मिलाया, फिर मदुरै को मिलाएगा, फिर वारंगल को मिलाएगा, तो ये आसपास का जितना भी, वारंगल तो ऊपर आ जाएगा, ये इसका कुछ क्षेत्र जो है मिला लेगा, काकतीयों का भी। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसको ये अपने नियंत्रण में करेगा, यानी कि ये काफी पावरफुल है। अब जब ये इतना पावरफुल है तो आसपास की शक्तियां इस पर निगाह डालेंगी कि कल को ये हम पर भी अटैक कर सकता है, तो पहले ही आसपास की शक्तियां इसको टारगेट करने की कोशिश करेंगी। तो बस यही बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य जितना एक्सपांड कर रहा था, जैसे जैसे वो पावरफुल हो रहा था, दक्षिण और उत्तर में अनेक शक्तियों के साथ उसका धीरे धीरे टकराव चालू हो जाएगा। विजयनगर और मदुरै के सुल्तानों का संघर्ष लगभग 400 दशकों तक चला, जिनमें बात कर रहा है किसकी, विजयनगर और मदुरै। यहाँ पर थे मदुरै, तो बोल रहा है कि सबसे पहले
इन्होंने होयसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया, उनका क्षेत्र अपने में मिला लिया। बाद में फिर मदुरै और विजयनगर के बीच में हमें वॉर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बोल रहा है लगभग 4 दशक तक, 40 वर्षों तक इनके बीच में संघर्ष चलते हुए दिखाई देता है विजयनगर और मदुरै के बीच में। 1377 तक मदुरै की सल्तनत का सफाया हो गया। तो सबसे पहले 1336 में नींव पड़ी, 1346 में होयसलों को निपटा दिया और 1377 में जो मदुरै थे उसको भी निपटा दिया, मात्र 4 दशक में। ठीक है, और पूरे रामेश्वरम यानी कि सुदूर जो दक्षिणतम हिस्सा है भारत का, वो विजयनगर में शामिल हो गया या विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उत्तर में विजयनगर का सामना बहमनी साम्राज्य के रूप में एक शक्तिशाली शत्रु से हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य हम देखते हैं कि ये अपने अंदर होयसलों को मिला लेगा, ये अपने अंदर मदुरै को मिला लेगा, लेकिन उत्तर में इधर कहां पर यहाँ कौन बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए बहमनी, जो बहुत पावरफुल ऑलरेडी थी। तो अब इनका सामना किससे होता है, बहमनियों से होता है। उसके बारे में अब हम चलते हैं। बहमनी साम्राज्य के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि ये कब अस्तित्व में आया, डिटेल से अभी आगे बताएगा। 1347 में अस्तित्व में आया। देखो ये एक बेसिक टाइम पीरियड है, इसमें आपको कभी भी कंफ्लिक्ट नहीं करना है। यूपीएससी तो ईयर आपसे पूछने भी नहीं जा रहा है कि भैया किस साल कब हो रहा है, ये सब वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो कि 1336 के आसपास विजयनगर और 1347 के आसपास हमें बहमनी, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही टाइम पीरियड में हमें दिखाई दे रहे हैं। बहमनी साम्राज्य इस समय अस्तित्व में आ रहा है। एक अफगान व्यक्ति अलाउद्दीन हसन उसका नाम था, ठीक है, ये याद रखना। एक अफगान दुस्साहसी अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था। वह गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा में रहकर ही, मतलब एक ब्राह्मण था जिसकी वो सेवा करता था और वहीं से धीरे धीरे उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई। इस वजह से उसे हसन गंगू भी कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा बहमनी साम्राज्य की नींव किसने डाली, तो या तो अलाउद्दीन हसन आएगा ऑप्शन में, या फिर आएगा हसन गंगू। यूपीएससी ये नहीं पूछने वाला है, कभी नहीं पूछने वाला है, लेकिन जस्ट एक फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन बहमनी जो था इसके, सॉरी अलाउद्दीन हसन जो था इसके द्वारा बहमनी किंगडम की नींव रखी। फिर बोल रहा है सत्ता संभालने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करी, और जब इसने ये टाइटल लिया ना बहमन शाह का, इसी वजह से इसके किंगडम को बहमनी किंगडम कहा गया। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना है। अलाउद्दीन हसन, फिर गंगू नामक ब्राह्मण जो था उसकी सेवा में आगे बढ़ा था, तो हसन गंगू भी कहते हैं, और इसने एक टाइटल लिया था बहमान शाह की, इस वजह से इसके किंगडम को बहमनी किंगडम कहते हैं। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तान, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि विजयनगर पर जो रूल कर रहे थे वो हिंदू किंग थे, बहमनी पर जो रूल कर रहे थे वो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, इसलिए उनको सुल्तान की संज्ञा दे रहा है। तो विजयनगर के राजा और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। क्या रीजन था इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का, बोल रहे हैं कि वही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट इनके 3 जगह पर एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। कैसे, तो बोल रहा है कि वो 3 अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से थे। एक था तुंगभद्रा दोआब में कृष्णा गोदावरी का कछारी क्षेत्र, दूसरा और तीसरा बोल रहा है कि आपका मराठवाड़ा प्रदेश। ध्यान से समझिएगा, तुंगभद्रा का दोआब, वही मैंने आपको बोला, कृष्णा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ये दोआब वाला रीजन वहां की बात कर रहा है। दूसरा बोल रहा है कृष्णा और गोदावरी, ये रहा आपका गोदावरी और ये रही आपकी कृष्णा, इसका जो कछार वाला क्षेत्र है इस पर नियंत्रण के लिए। और तीसरा मराठवाड़ाओं का ये जो तटीय प्रदेश है ना, इस पर नियंत्रण के लिए, इन क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए इसके बीच संघर्ष होता था। क्यों, ये दोआब वाला क्षेत्र, ये कछार वाला क्षेत्र दोनों बहुत उपजाऊ था, और ये जिस तटीय क्षेत्र की बात करें मराठवाड़ा की, वो तटीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह दिखाई देते हैं, पोर्ट दिखाई देते हैं, और वो बंदरगाह से काफी ज्यादा व्यापार होता था। फारस की खाड़ी से स्पेशली जो अरबी घोड़े थे उनका व्यापार किया जाता था, जो कि युद्ध के लिए काफी कुशल माने जाते थे। समझ में आया? तो ये बेसिकली इनके हित थे जो आपस में टकरा रहे थे, जिसके लिए बार बार एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नजर आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तुंगभद्रा दोआब की बात कर रहा है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच वाला जो क्षेत्र है, अपनी संपदा और आर्थिक संसाधनों के कारण पश्चिमी चालुक्य और चोलों के बीच में, बाद में यादव और होयसलों के बीच में टकराव का कारण रहा था। अगर आप
बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, जो हम पढ़कर आए थे ना अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड या पूर्व मध्यकाल, तो वहां पर हमने इनके बारे में डिस्कस करा था। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ना, ये पहली बार बहामनी और विजयनगर के बीच में टकराव का कारण नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार इस क्षेत्र के लिए लड़े हैं, बहुत पहले से इस क्षेत्र के लिए हमेशा दो बड़े किंगडम्स लड़ते हुए नजर आए हैं, जिसमें जिक्र करा पहले पश्चिमी चालुक्य और चोलों की, कि ये जो पश्चिमी चालुक्यास हमें दिखाई देते, चोलास दिखाई देते, वो भी इस क्षेत्र के लिए लड़ते हैं। हमने जाना था चोलों के बारे में जब पढ़ा था, चालुक्यास डिक्लाइन होके फिर उनके पूर्वी चालुक्य पश्चिमी चालुक्य दिखाई देते, उनके बारे में जाना था कि वो कैसे एक दूसरे से लड़े थे। इसी क्षेत्र को लेकर फिर बोल रहा है आगे यादव और होयसल, यहाँ पर हमें काकतीय दिखाई देते, होयसल बोल रहे वो भी इस क्षेत्र को लेकर लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये जो दोआब वाला क्षेत्र था ना, ये काफी लंबे समय से संघर्ष का मुद्दा बना रहा था। हालांकि इस पे कोई नियंत्रण प्रॉपरली कर नहीं पाता था, कभी कोई नियंत्रण करता, फिर दूसरा कर लेता, फिर वो करता, फिर ये वाला चीज रहता है, स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देती थी। और टकराव का कारण क्यों था? वही इसकी फर्टिलिटी, संपदा और आर्थिक संसाधन। मराठा प्रदेश की अगर हम बात करें इस वाले क्षेत्र की, तो बोल रहा है कि मराठा प्रदेश में प्रमुख विवाद कोंकण और उसकी एक संकरी सी पट्टी थी। ये जो कोंकण वाला रीजन है, ये जो संकरी सी पट्टी थी, ये बोल रहे कि यह क्षेत्र तो उपजाऊ था, इसमें गोवा का बंदरगाह आने जाने के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करता था। तो बेसिकली पोर्ट सिटी यहाँ पर थी, जो पोर्ट था महत्वपूर्ण, वो इनके लिए इंपॉर्टेंट था, जिसको लेकर मराठवाड़ा का वो जो संकरी पट्टी, उसको लेकर ये लोग लड़ते थे। और ठीक है, आगे बोल रहा है कोंकण पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच भी आता था, जो इस क्षेत्र की पैदावारी निकासी का एक महत्वपूर्ण रास्ता था। साथ में इस क्षेत्र से ईरान इराक से जो घोड़े मंगवाए जाते थे या सामानों का आयात किया जाता था, महत्वपूर्ण विलासितापूर्ण सामानों का आयात इस क्षेत्र से हुआ करता था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के टकराव लगभग नियमित घटना थे इन 200 साल में, मतलब लगभग आपको दिखाई दे रहे दोनों का एक ही के आसपास का ओरिजिन है। तो बोल रहा है कि यहां से ये ओरिजिन हो रहे हैं। विजयनगर निपट रहा है 1565 के आसपास, बहामनी निपट जा रहा है 1498 के आसपास। तो बोल रहा है कि ये जो क्या बोलते हैं, विजयनगर बहमनी दोनों के दोनों किंगडम 200 साल तक दिखाई देते हैं। ये लगातार आपस में टकरा रहे थे, इनके बीच की नियमित घटना है। इनके बीच में कई सारे वॉर्स हुए, तो वो सारे वॉर्स पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, हर दूसरे दिन के बीच लड़ाई होती थी और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक कि एम्पायर डिक्लाइन नहीं हो जाते। इन सैनिक टकराव के कारण विवादित क्षेत्रों और पड़ोस के क्षेत्रों में भारी तबाही मचती रहती थी। ऐसा नहीं था कि इस समय तबाही ही थी, आर्थिक रूप से ये संपन्न थे, व्यापार वाणिज्य फूल रहा था, लेकिन फल फूल रहा था। सब कुछ होने के बावजूद लगातार टकराव होने की वजह से मतलब हर कुछ समय पर एक भारी जनसंहार होता था, नरसंहार होता, लोगों की हत्याएं होती थी, आर्थिक संसाधनों पर भी बोझ बढ़ता था। ठीक है, राजनीतिक रूप से भी कभी कभी एक वैक्यूम वाली या शून्यता वाली स्थिति उत्पन्न होती थी। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि इन सैनिक टकराव के कारण विवादित क्षेत्र, जो क्षेत्र की बात कर रहा है, उन्हीं क्षेत्र के लिए वॉर होता था और उनके आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मची रहती थी, जान माल की अच्छी खासी हानि होती थी। दोनों पक्ष गांव और नगरों को रौंदते थे। जब ये लड़ाई होती थी तो पूरी तरह से गांव नगरों को तबाह कर दिया जाता था। वहां पे स्त्री थी, पुरुष थी, बच्चे थे, उनको कैद करके गुलाम बना लिया जाता था, बेचा जाता था गुलाम बना के, और भी बहुत सारी बर्बरताएं, घटनाएं दिखाई देती है। बहुत ही क्रुएलिटी के साथ ये इन सारी चीजों को अंजाम देते थे। 1367 में बात कर रहा है बुक्का प्रथम की। ओके, सबसे पहले आपने हरिहर पढ़ा विजयनगर में, फिर बुक्का पढ़ा, अब बात कर रहा है बुक्का फर्स्ट की। जिन रूलर्स की बात कर रहा है केवल उस पर फोकस करना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। बुक्का प्रथम ने विवादित तुंगभद्रा दोआब में मुदगल किले पर हमला किया। तो यह पहला अवसर था जब किसी बहामनी सुल्तान ने स्वयं विजयनगर के क्षेत्र में कदम रखा। अब ये थोड़ा सा इंसिडेंट सुन लीजिए, यहाँ पर हुआ क्या था। हमें पता लगता है कि भाई जो विजयनगर किंगडम है, इसने काकतियों को तो मिला ही, सॉरी, ये वाला जो रीजन था या होयसल वाला, इस क्षेत्र को तो अपने नियंत्रण में ले ही लिया था। इधर हम देखते हैं मदुरै वाला क्षेत्र, इसको नियंत्रण में ले लिया था। अब अगला टारगेट क्या था? नॉर्थ में बहमनी। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो बुक्का फर्स्ट था, ओके, बुक्का के बाद उत्तराधिकारी बनता है महत्वपूर्ण, तो बुक्का फर्स्ट ने अटैक किया। कहां पर अटैक किया? तो बोल रहा है कि जो तुंगभद्रा दोआब वाला क्षेत्र था, इन दोनों के बीच जो ये विवादित क्षेत्र था, यहीं पर
मुदकल नामक एक किला था, उस पर हमला किया और केवल एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सभी व्यक्तियों का जनसंहार नरसंहार कर दिया। और जब ये बात बहमनी किंगडम के राजा को पता लगी तो वो रुका नहीं, उसको बहुत गुस्सा आया और क्रोध में आकर वो विजयनगर की तरफ अभियान चला देगा, सैन्य अभियान। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि पहली बार ये एक ऐसा मौका था जब खुद बहमनी किंग जो है वो विजयनगर की तरफ कूच करेगा और विजयनगर की तरफ आकर इसने बुक्का फर्स्ट को हराया और वो राजा हार कर भागकर जंगलों में चला गया। काफी लंबे समय तक ये वॉर चलता रहा। उसके कुछ आदमी मर रहे थे, उसके कुछ आदमी मर रहे थे। यहाँ पर पहली बार दोनों पक्ष तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। आप समझ पा रहे हैं, तोप चल रही है, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो केवल उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी यहाँ पर ये दोनों पक्ष तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कौन ज्यादा शक्तिशाली स्थिति में था? तो जो बहमनी सुल्तान था वो ज्यादा शक्तिशाली स्थिति में था। उसकी विजय का श्रेय उसके बेहतर तोपखानों का और जो बेहतर सेना थी उसको जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि बहमनी ने विजयनगर की कैपिटल पर कंट्रोल कर लिया, ऐसा नहीं था। ये युद्ध अनिर्णायक था, महीनों तक चला और लास्ट में दोनों ने समझौता कर लिया, सब अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए जहां पर जो पहले थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट वॉर था जहां पर हमें दिखाई दिया कि खुलकर संघर्ष हुआ बहमनी और विजयनगर के बीच में, जहां पर बहमनी किंग ने विजयनगर की तरफ सैन्य अभियान चला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मदुरै की सल्तनत को समाप्त करके दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद विजयनगर साम्राज्य ने हरिहर द्वितीय के काल में इस टाइम पीरियड में, जिनमें सबसे उल्लेखनीय कृष्णा गोदावरी कछार का ऊपरी भाग था तथा पूर्वी तट था, उसकी तरफ प्रसार की नीति अपनाई। इस क्षेत्र में अनेक रजवाड़े थे, निचले भाग में वारंगल के शासक थे। बोल रहा है कि बुक्का फर्स्ट के टाइम पीरियड में, अब देखो हरिहर बुक्का ने तो इन्हीं क्षेत्रों को मिलाया था। यहाँ पर हमें होयसल वाला रीजन दिखाई दे रहा है, इधर हमें दिखाई दे रहा है मदुरै वाला। फिर हम देख रहे हैं कि जो बुक्का फर्स्ट था वो इधर की तरफ अभियान चलाने की कोशिश करता है विवादित तुंगभद्रा क्षेत्र में मुगदल पर अटैक करके। हालांकि वहां पर उसको हार का सामना करना पड़ा। बोल रहे कि आगे हमें इनका उत्तराधिकारी दिखाई दिया बुक्का फर्स्ट के बाद हरिहर द्वितीय। इसने किस ओर कूच किया? ये वाला जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था? कृष्णा गोदावरी का कछारी क्षेत्र, ऊपरी भाग। और बोल रहे पूर्वी तट की ओर प्रसार की नीति। इन्हें लगा कि चलो इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो अब इधर की तरफ हम प्रसार करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में भी बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे। निचले भाग में हमें वारंगल के शासक दिखाई देते हैं इसी क्षेत्र में। बाद में वारंगल पर कौन नियंत्रण कर लेंगे? बहमनी वारंगल को अपने नियंत्रण में ले आएंगे। तो ये जो वारंगल वाला क्षेत्र था, इस वारंगल वाले क्षेत्र पर कई लोगों की नजर थी। समझ में आया है? ये जो विजयनगर है ये भी अटैक करना चाह रहा है, बहमनी भी करेंगे, इधर उड़ीसा वाले भी चाहते हैं। तो यहाँ पर यही बताता है कि बहमनी वारंगल गठजोड़ आगे हमें दिखाई देता है कि बहमनी और वारंगल इन दोनों ने बेसिकली एक वॉर में सहायता की थी। तो वो एक गठजोड़ बना लिया था, एक अलायंस बना लिया था। उसके बारे में हमें अननेसेसरी यहाँ पर जिक्र नहीं करना है, बुक में आपको मिल जाएगा, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो बहमनी वारंगल गठजोड़ हमें दिखाई दिया था। इन दोनों ने आपस में अलायंस बना लिया था, वारंगल ने और बहमनी ने। तो इस गठजोड़ के सामने भी हरिहर द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा। बहमनी साम्राज्य से पश्चिम में स्थित बेलगाम और गोवा छीनना उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। उसने उत्तरी श्रीलंका में भी एक मुहिम भेजी। तो ये जो था ना हरिहर द्वितीय, इसने ना केवल वारंगल और बहमनी का जो अलायंस था उसके सामने अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी सैन्य अभियान में, दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि जो गोवा वाला क्षेत्र था, जो बहमनी के क्षेत्र से संबंधित था, बहमनी साम्राज्य से पश्चिम में स्थित बेलगाम और गोवा, उसको छीन लिया था किसने? हरिहर द्वितीय ने। और श्रीलंका तक इसने अपना सैन्य अभियान भेजा था, जो हरिहर द्वितीय की एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में दिखाई देता है। अनिश्चितता के कारण एक काल के बाद देवराय फर्स्ट हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठता है। बोलता है आगे चल के देवराय फर्स्ट जो है वो हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी बनता हुआ दिखाई दिया। उसके शासन के आरंभ काल में तुंगभद्रा द्वीप को लेकर फिर से युद्ध हुआ। तुंगभद्रा द्वीप में पहले कब युद्ध हुआ था? तो हम देख रहे थे बुक्का फर्स्ट के टाइम पीरियड में, जहां पर बहमनी किंग ने इसको अच्छे से लताड़ दिया था। लेकिन अब बोल रहा है कि वापस से जो हरिहर था ना, हरिहर द्वितीय, उसका उत्तराधिकारी बना था देवराय फर्स्ट। इसने एक सैन्य अभियान चलाया तुंगभद्रा की तरफ। ये वापस से कूच करेंगे। कौन?
विजयनगर किंगडम के किंग कि चलो वापस तुंगभद्रा पर एक अभियान चलाते हैं। उसके शासन के आरंभ काल में तुंगभद्रा दोआब को लेकर फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ। वह बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के हाथों हारा। वापस से बहमनी सुल्तान यहाँ पर विजय की स्थिति में दिखाई दिए और इसके पैरेलल कौन था? फिरोज शाह। तो ये ध्यान रखना है, देवराय प्रथम वर्सेस फिरोज शाह, इनके बीच में वॉर होता है तुंगभद्रा क्षेत्र में, जहां पे फिरोज शाह जीतता है। अब जीतने के बाद से जो देवराय फर्स्ट था, इसके द्वारा काफी सारी चीजें किसे दी जाती? फिरोज शाह को दी जाती है। इतना ही नहीं, अपनी बेटी भी ब्याह दी गई, बेटी ब्याह के अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की गई। यानी कि यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और इसको देखकर आश्चर्य मत करना, ये राजाओं के बीच में वैवाहिक संबंध इस तरह का स्थापित होना हम एंशिएंट टाइम पीरियड से ही देखते आ रहे हैं। जहां पर आपने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जब पराजित किया था, तब भी तो बहुत पहले से ही इस तरह के वैवाहिक संबंध स्थापित होते आए हैं वॉर वाली सिचुएशन में। ठीक है, दक्षिण भारत में यह अपने ढंग का पहला राजनीतिक विवाह नहीं था, इसके पहले भी हुए हैं, पर यह विवाह अपने आप में शांति नहीं ला पाया कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए तो चीजें सेटल हो जाएंगी। कृष्णा गोदावरी वादी पर सवाल कृष्णा गोदावरी वादी के सवाल पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य और उड़ीसा के बीच फिर से टकराव हुआ। ठीक है, देवराय प्रथम तुंगभद्रा पर जो अगला टकराव होता है ना, उस टकराव में हम देखते हैं कि फिरोज शाह जो है वो हार जाता है। समझ में आया? तो दो बार ये तुंगभद्रा क्षेत्र को लेकर टकराव में आ रहे हैं, वो हमने डिटेल से जाना है, एक बार बुक्का फर्स्ट के टाइम पीरियड में और एक बार देवराय फर्स्ट के टाइम पीरियड में। देवराय प्रथम तुंगभद्रा पर एक बांध बनवाता है। आगे चल के जब इसने फिरोज शाह को पराजित किया तो ये इस क्षेत्र में एक डैम का निर्माण कराता है। बांध बनवाने से बहुत सारे पानी के अच्छे प्रयोग हो पाते हैं, जैसे सिंचाई के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे उद्योगों में उसका प्रयोग कर सकते हैं वहां के पानी का। तो इसने बांध बनवाया, जल की कमी को दूर किया और क्या कर रहा है? शहरों की ओर भी, नगरों की ओर भी नहर निकाल रहा है। इससे पास के खेतों की सिंचाई होने लगी। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी एक बांध बनवाया। यानी कि जो आपका देवराय फर्स्ट था, इसने इरिगेशन फैसिलिटी पर बहुत ध्यान दिया। कुछ अफरा तफरी के बाद विजयनगर की गद्दी पर देवराय सेकंड बैठा, जिसे इस वंश का सबसे महान शासक समझा जाता था। इसी वजह से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। बहुत सारे इतिहासकारों ने बोला है कि विजयनगर किंगडम का इससे ज्यादा योग्य शासक नहीं हुआ था। कौन सा? देवराय सेकंड से ज्यादा योग्य शासक नहीं हुआ था। उसने अपनी सेना को बहुत मजबूत बनाया, उसने अपनी सेना का पुनर्गठन करा, रीऑर्गेनाइज किया। अब देखो, सेना को मजबूत बनाएगा तभी तो वो अच्छे सैन्य अभियान चला पाएगा, अपनी स्थिति को मजबूत रख पाएगा, दूसरे उस पर अटैक करेंगे तो बच पाएगा। तो ना केवल इसने सैन्य अभियान चलाया बल्कि सेना को पुनर्गठन किया, नई तरीके से सैन्य व्यवस्था सेना को स्थापित किया। ठीक है, और उसने दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की अनेक विशेषताओं को भी शामिल किया कि दिल्ली सल्तनत की सेना की जो क्वालिटीज थी उनको भी हम अपनी सेना में मिला लें ताकि हमारी सेना और मजबूत हो जाए। अपने सभी हिंदू सैनिकों और अधिकारियों को उसने घोड़े पर सवार होकर तीर चलाने की कला सीखने को कहा, क्योंकि इससे वो थोड़े से ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं ना। घोड़े पर चलते हुए आप तेजी से निशाना साध रहे हैं, ज्यादा आपकी मूवमेंट बढ़ जाती है ना, आप टारगेट के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं इजीली बहुत कम टाइम पीरियड में। एक बड़े घुड़सवार दस्ते और स्थायी सेना के निर्माण ने विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण में पहले के किसी भी हिंदू राज्य के मुकाबले अधिक केंद्रीकृत बना दिया। अधिक केंद्रीकृत मतलब जब कोई राजा अपनी सेना बहुत मजबूत करता है, सेना से ही राजा पावरफुल होता है, और ऐसी सिचुएशन में सारी पावर किंग के पास में आ जाती है। जो उनके अंडर में छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिसमें सामंत होते हैं वो काफी वीक हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसके टाइम पीरियड में हमें दिखाई दिया कि विजयनगर किंगडम ज्यादा सेंट्रलाइज था, सैन्य शक्ति ज्यादा मजबूत थी राजा के पास, इसलिए वो एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित कर पाया था। बाकी जितने भी दक्षिण के राज्य थे, इतना ज्यादा केंद्रीकृत व्यवस्था बाकी कहीं हमें नहीं दिखाई देती जैसा हमें इस समय इसके टाइम पीरियड में दिखाई दिया। भले ही साम्राज्य के संसाधनों पर इसके कारण भारी दबाव पड़ेगा। डेफिनेटली आप इतनी सारी सेना रखोगे तो उन सेना का खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा ना, तो उतनी सेना रखी, मजबूत बनाई,
उसमें खर्चा लग रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके संसाधनों पर बोझ पड़ेगा, आपको और ज्यादा पैसा चाहिए होगा। अपनी नई सेना के साथ देवराय द्वितीय ने 1443 में तुंगभद्रा को पार किया। अब वापस से तीसरा अभियान हमें चलते हुए दिखाई दे रहा है देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में, जब वो तुंगभद्रा को पार कर रहा है। 16वीं सदी के पुर्तगाली लेखक नुनीज का कहना है कि श्रीलंका, पुलिकट, पेगु और तेन्नसरीम के राजा देवराय द्वितीय को खिराज देते थे। मतलब एक तरीके से इनकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी उन्होंने। ये कौन बोल रहे हैं, बोल रहा है पुर्तगाली लेखक, क्योंकि पुर्तगाली तो इस समय आ चुके थे ना, वो लोग इस समय के राजाओं के बारे में बता रहे, इंफॉर्मेशन दे रहे। तो बोल रहे कि देवराय सेकंड इतना पावरफुल था कि ये सभी लोग उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। योग्य शासकों की एक श्रृंखला के अंतर्गत विजयनगर 15वीं सदी के पूर्वार्ध में दक्षिण का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना। 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मतलब कि 1400 का जो इनिशियल फेज था, इस समय ये काफी पावरफुल था, बहुत समृद्ध था। इसका कई लोगों ने जिक्र किया, जैसे निकोलो कोंती भी बताता है कि वो विजयनगर आया था 1420 में और उसने बताया कि भाई कितना समृद्ध क्षेत्र है, किस तरह व्यापार वाणिज्य यहाँ पर फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, फरिश्तों ये भी बताता है कि भले ही बहमनी घराने के शहजादे काफी वीर थे और अपनी वीरता के दम पर इन्होंने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखा, क्योंकि काफी योग्य थे, पावरफुल थे इंडिविजुअल, तो इस वजह से इन्होंने अपने किंगडम को मेंटेन रखा। लेकिन शक्ति, संपत्ति और देश के विस्तार में विजयनगर के लिए ये टर्म यूज कर रहा था, उसके राय उनसे बहुत आगे थे। बोल रहे कि भले ही बहमनी के इंडिविजुअल किंग काफी पावरफुल थे, लेकिन उसके बाद मतलब पावरफुल क्या मतलब वीर थे, बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पी थे, बहुत ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस था, उस बल पर वो अपने क्षेत्र को मेंटेन किए हुए थे। लेकिन फिर भी देखें तो ज्यादा पावरफुल कौन था, ज्यादा शक्तिशाली कौन था, ज्यादा बड़ा क्षेत्र किसका था, विजयनगर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फारस का यात्री था अब्दुल रज्जाक, जिसने भारत में और बाहर दूर दराज के क्षेत्रों तक यात्राएं की थी। इसके द्वारा भी देवराय द्वितीय के राज्य की प्रशंसा की गई, जिसमें वो काफी सारी चीजें बता रहा है कि किस तरह कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है, इसके क्षेत्र में इसने कितने सारे बंदरगाह बनाए हैं, जो बता रहा है कि व्यापार कितना फल फूल रहा है। तो कई सारे ऐसे विदेशी थे जिन्होंने विजयनगर किंगडम की काफी तारीफें की है, स्पेशली किसके टाइम पीरियड में, देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में, क्योंकि इस समय विजयनगर किंगडम अपने चरम पर पहुंच चुका था। ठीक है, इतना ही नहीं, बताया जाता है अब्दुल रज्जाक के द्वारा कि विजयनगर उस समय, जिस समय की बात कर रहे हैं देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में, विजयनगर को उस समय संसार के किसी भी भाग के एक शानदार हिस्से से तुलना की जा सकती थी। इतना ही नहीं, नगर की ओर से शुरू करने पे 4 बाजार दिखाई देते जो बहुत लंबे थे, चौड़े थे। राज्य के अंदर बहुत सारी कोठरी थी जो सोने चांदी आभूषणों से भरी रहती थी। तो इस तरह की काफी सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बहमनी साम्राज्य का प्रसार और विघटन। तो आपने एक तरफ तो विजयनगर के किंग्स के बारे में देखा, जिन जिन 4-5 राजाओं का मैंने जिक्र किया है, केवल आपको उन्हीं तक ही सीमित रहना है, स्पेशली देवराय सेकंड के बारे में ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं बहमनी साम्राज्य का प्रसार और विघटन। बहमनी के बारे में क्या बोल रहा है कि सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति हमें कौन दिखाई दिया, फिरोज शाह बहमनी दिखाई दिया। आपने अभी पढ़ा था फिरोज शाह बहमनी, जिसके टाइम पीरियड में बुक्का फर्स्ट ने नॉर्थ की तरफ अभियान चलाया था, लेकिन इसने पराजित कर दिया। फिर उसके साथ में उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। वह धार्मिक ज्ञान से, कुरान की टिकाऊ, इस्लाम कानून आदि से अच्छी तरह से परिचित था। वनस्पति शास्त्र की अच्छी नॉलेज थी, ज्यामिति, तर्कशास्त्र आदि विज्ञानों का विशेष शौक रखता था। मतलब ये जो फिरोज शाह बहमनी था, ये अपने आप में एक स्कॉलर पर्सन था। इतना ही नहीं, फारसी, अरबी, तुर्की, इसके अलावा तेलुगु और कन्नड़, मराठी जैसी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, इसका भी ये क्या था, सिद्धस्थ था। मतलब इतनी सारी इसको लैंग्वेज आती थी, अलग अलग जो सेक्शंस थे कला के, साहित्य के, विज्ञान के, उनमें ये दिलचस्पी रखता था। बोल रहा है कि इसने, फिरोज शाह बहमनी का ऐसा संकल्प था, राइटर बताता है कि ये दक्कन को, ये जो दक्कन वाला क्षेत्र था जहां पर ये रूल कर रहे थे, इसको भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाएगा। सांस्कृतिक राजधानी जहां पर हमें पूरा एक कल्चरल एक्टिविटी शो हो। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही विविधता हो, परिपक्वता हो। तो ये इस पर काम कर रहा था कि मुझे इस दक्कन क्षेत्र को भारत की सांस्कृतिक राजधानी में कन्वर्ट करना है। दिल्ली सल्तनत का जब पतन हुआ तो फिरोज शाह ने काफी सारे यहाँ के जो कला
कलाकार थे उनको संरक्षण दिया। ठीक है, इतना ही नहीं, इसने ईरान और इराक के भी विद्वानों को इधर आने के लिए प्रोत्साहित दिया। तो कलाकार, उनकी विद्वता को ये काफी सराहता था, अपने क्षेत्र में उनको बुलाता था। आमतौर पर उलेमा, शायर, इतिहास सुनाने वाले लोगों से ये घिरा रहता था। रात रात भर बैठकर उनकी ये ज्ञान भरी बातों को सुनता था। वह सभी धर्मों के मूल तत्वों का सम्मान करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा था, सहिष्णु था, है ना, किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं था। तो ये सभी धर्मों के मूल तत्वों का सम्मान करता था। प्रशासन में फिरोज शाह के टाइम पीरियड में बड़े पैमाने पर हमें दिखाई दिया हिंदुओं की भर्ती होती है। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी खगोलकी को प्रोत्साहित कर रहा था। इसने अपने राज्य के प्रमुख बंदरगाह चौल और दाभोल जो हमें दिखाई देते उस पर काफी ध्यान दिया। जो पर्शियन गल्फ था और रेड सी था, उसके व्यापारी जहाज यहाँ पर आते थे, उनसे इसका व्यापार चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एक दो और स्टोरी बता रखी है कि ना केवल विजयनगर किंगडम का जो किंग था उसके साथ में, उसकी बेटी के साथ में इसके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, बल्कि बोल रहा है कि खोंडला के गोंड राजा थे, उनको हराया। तो उनको हराने पर भी वहां उनके द्वारा उनकी बेटी का विवाह इसके साथ किया गया था। ठीक है, देवराय फर्स्ट की बेटी जो थी उससे भी फिरोज शाह बहमनी का विवाह हुआ। बाद में विजयनगर के खिलाफ उसके युद्धों का उल्लेख हम कर चुके और देखा है किस तरह उन्होंने पराजित कर दिया था। और इसके बाद से जब विजयनगर बहमनी को हराता है तब फिरोज शाह को एक तगड़ा धक्का लगता है। तो इनिशियली काफी प्रॉस्पर था फिरोज शाह के टाइम पीरियड में बहमनी किंगडम, लेकिन यहाँ पर फिरोज शाह बहमनी पराजित होने के बाद, विजयनगर राजा से देवराय प्रथम के हाथों पराजित होने के बाद से हम धीरे धीरे देखते हैं डिक्लाइन होने लग जाता है। इसकी जगह पर कौन इसका उत्तराधिकारी बनता है? अहमद शाह प्रथम, जिसको एक सूफी संत का समर्थन भी प्राप्त था। अहमद शाह ने दक्षिण भारत में पूर्वी समुद्र तट पर वर्चस्व करने के लिए संघर्ष किया। और अहमद शाह जो, जिसे भाई इसे पता था ना कि जो ये वारंगल वाला क्षेत्र है और जो बहमनी है इसके बीच में अलायंस था, इन लोगों ने मिलकर आपस में गठजोड़ किया था। और बार बार ये जो यहाँ के किंग थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था जब भी विजयनगर इस पर अटैक करता था। लेकिन जब अहमद शाह शासक बना तो ये सारी चीजें भूल गया और इसने दक्षिण भारत में पूर्वी समुद्र तट पर वर्चस्व हासिल करने का ठान लिया। इस समय इसने पिछली 2 लड़ाइयों में जो मदद किया था वारंगल ने, उसको ध्यान नहीं दिया और वारंगल को जीतकर अपने में मिला लिया। यहाँ पर यही बताया है कि बदला लेने के लिए उसने वारंगल पर हमला किया, उसके राजा को एक लड़ाई में हराकर मार डाला और उसके अधिकांश क्षेत्रों का अधिग्रहण कर डाला। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है कि जो वारंगल था वो किसके नियंत्रण में आ गया। ये रहा वारंगल वाला क्षेत्र, बहमनी के कंट्रोल में आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नवविजित क्षेत्रों पर अपने शासन को दृढ़ बनाने में वह अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर ले गया। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, पहले इनकी कैपिटल क्या थी? गुलबर्गा, बाद में इसकी कैपिटल क्या हो गई? बीदर। बीदर ले जाता है नॉर्थ की तरफ। अब ये इसका क्षेत्र इसने जीता था वारंगल, तो उसके पास में अपनी कैपिटल बनाता है बीदर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कैपिटल शिफ्टिंग क्यों की जाती थी, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। कैपिटल शिफ्टिंग की जाती थी जैसे कि अगर किसी राजा को कहीं पर सैन्य अभियान चलाना है या फिर किसी क्षेत्र में ज्यादा अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो वो कैपिटल शिफ्ट करता था। जैसे अभी इसका कैपिटल था गुलबर्गा, यहाँ पर था, तो सारी सेना वहीं रहेगी, राजा वहीं रहेगा, सारी एक्टिविटी वहीं चलेगी। लेकिन अब इसने इस क्षेत्र को नियंत्रण में कर लिया तो उस पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अगर ये कैपिटल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेता है तो ये सारी सेना सब लोग किधर शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगा। तो कभी कभी राजा क्षेत्र को जीतने के बाद उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कैपिटल शिफ्ट करता था, कभी कभी क्षेत्र जीतने के लिए भी कैपिटल शिफ्ट करता था कि पहले कैपिटल शिफ्ट करके यहां पर अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद से यहां पे अटैक करके इस क्षेत्र को अपने में मिला लेंगे। तो कई राजा कैपिटल शिफ्ट करते जाते थे और क्षेत्रों को अपने में मिलाते जाते थे। तो यहां पर यही बोल रहा है कि इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की बदला लेने के लिए, ये सब तो हम पढ़ चुके ना, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आगे उसने मालवा, गोंडवाना, कोंकण की ओर भी अपनी दृष्टि घुमाई, यानी इधर पहुंच जा रहा है। ये रहा आपका मालवाना क्षेत्र, इधर गोंडवाना क्षेत्र हो गया, इधर कोंकण क्षेत्र हो गया, इन सबको अपने में मिला लेगा। महमूद गावा के बारे में पूरी किताब ने 2 से 3 पेज भर दिया गया है। आप लोग बहुत सुकून से उसे पढ़िएगा आराम से बैठ के, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। बहमनी साम्राज्य के हाथ में वारंगल के आने से दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बदल गया। अभी तक जो शक्ति संतुलन विजयनगर के पास था अब बहमनी के पास में जा रहा है। महमूद के प्रधानमंत्रित्व में वह शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। महमूद बोल रहा है इसके
प्रधानमंत्रित्व में का मतलब है कि सुल्तान नहीं था, ये सुल्तान के अंडर में प्रधानमंत्रित्व पद पर काम कर रहा था। और इसके नियंत्रण में जब ये यहाँ पर इस पद पर आसीन हुआ महमूद गावा, तो इसके नियंत्रण में काफी सारा जो क्षेत्र था वो इनके कंट्रोल में आ गया। जो बहमनी किंगडम है वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। वह जन्म से ईरानी और आरंभ में एक व्यापारी था। विजयनगर के क्षेत्र में दूर कांची तक किए गए एक हमले ने बहमनी हथियारों की शक्ति को दर्शाया। ईरान, इराक आदि के साथ उसका विदेश व्यापार बढ़ा। दाभोल, गोवा समेत पश्चिम समुद्र तट को रौंद देना महमूद गावा के प्रमुख सैन्य योगदान था। तो ये सारे क्षेत्र पर यहाँ कांची तक अभियान चला दे रहा है, गोवा तक को रौंद डाल रहा है जहां पर विजयनगर ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो जैसे हमने वहां पे देवराय द्वितीय के बारे में पढ़ा, वैसा ही कुछ रोल यहाँ पर महमूद गावा का हमें दिखाई देता है। दक्षिण में संघर्ष में धार्मिक आधार पर विभाजन की कोई जगह नहीं थी। राइटर यहाँ पर एंड करता है, बोल रहा है कि जो दक्षिण में संघर्ष चल रहा है, किसके बीच में? बहमनी के बीच में और विजयनगर के बीच में। अब यही यहाँ पे ब्रिटिश होते तो बोलते हिंदू मुस्लिम लड़ाई, देखो तुम कब से लड़ते आ रहे हो, तुम हमको बोल रहे हो फूट करो राज करो की नीति हम लेकर आए हैं, हम नहीं लाए हैं। ये तो तुम्हारा प्राचीन काल से इतिहास रहा है। लेकिन एक्चुअली आप देखो कि धर्म के लिए कोई लड़ाई थी नहीं। बहामनी किंगडम में बहुत सारे हिंदू हमें अधिकारी दिखाई देते हैं। वो खुद सभी धर्मों की मूल तत्वों में समानता को वैल्यू करता था। तो यहाँ पर लड़ाई किसके लिए है? व्यापार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, प्रॉफिट के लिए ये लोग लड़े। तो बोल रहे कि इनके बीच में जो भी लड़ाई थी वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए था, कहीं भी उसमें धार्मिक गतिविधि हमें नहीं दिखाई देती है। फिर ये स्विच हो जाता है विजयनगर की तरफ। उनकी गतिविधियों में विजयनगर साम्राज्य को और कमजोर कर डाला, जो देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद अंदरूनी टकराव के दौर से गुजर रहा था। बोल रहे कि इधर देवराय सेकंड मरा जो योग्य था, उसके बाद से विजयनगर में अंदरूनी कलह चल रही थी। उत्तराधिकारी का कोई प्रॉपर कानून नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग आपस में उत्तराधिकारी के पद के लिए लड़ रहे थे। उधर ये बहामनी बहुत मजबूत हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं विजयनगर थोड़ा सा वीक हो गया। महमूद गावा ने अपने टाइम पीरियड में जितना भी उसका क्षेत्र था उसको 8 प्रांतों में बांटा, जैसे उस पर अच्छे से रूल करने के लिए उसको 8 हिस्सों में बांट दिया। ये अमीरों को वेतन और दायित्व देता था कि भाई ये तुम्हारा वेतन है और तुम्हारा ये पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तुमको ये मैनेज करना होगा। वेतन जो दिया जाता था इसके टाइम पीरियड में नगद या जागीर के रूप में, तो कैश दे देता था। जागीर का मतलब है भूमि दे देता था, ठीक है। और बोल रहा है कि हर एक क्षेत्र में एक जमीन का हिस्सा होता था जिसे खालसा भूमि कहा जाता था। वो जो जमीन का हिस्सा होता था खालसा भूमि, उससे सुल्तान अपना खर्च निकालता था। भूमि का पैमाइश होने लग गया इसके टाइम पीरियड में, और पैमाइश करके किसान पर एक पूरी देनदारी दे दी गई कि भाई ये हिस्सा तुमको देना होगा, ठीक है। महमूद गावा कला का महान संरक्षक था। उसने राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसा बनाया, मतलब ये भी कला का हमें संरक्षक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण कला का संरक्षक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अमीरों का आपसी टकराव बहमनी साम्राज्य के सामने मौजूद सबसे दुर्लभ समस्याओं में से एक था। ये जो बहमनी किंगडम था, यहाँ पे अमीर जिनकी अभी बात की, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी भी चलती रहती थी। और फिर इसी क्रम में ये जो अमीर थे, इन्होंने सुल्तान के कान भरे और ये गावा को मरवा डालते हैं। गावा के मरने के बाद से धीरे धीरे बहमनी स्प्लिट होने लग जाएगा और बहमनी साम्राज्य 5 राज्य में बढ़ जाएगा: गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर। हालांकि इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन 3 क्षेत्रों की बात कर रहा है। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, बोल रहे ये जो क्षेत्र थे ना, ये मुगल्स के पैरेलल, जब तक मुगल्स बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते तब तक इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा, ठीक है। बहमनी साम्राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया। यहाँ पर बहमनी जो था वो क्या कर रहा है, उत्तर और दक्षिण के बीच में एक सांस्कृतिक सेतु का काम कर रहा है, सांस्कृतिक आदान प्रदान का काम कर रहा है। कई सारी उत्तर की चीजें यहाँ से मूव करके दक्षिण और दक्षिण की चीजें उत्तर में आ रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे एक अलग प्रकार की ही संस्कृति का विकास हुआ, जिसने आगे मुगल संस्कृति पर भी काफी प्रभाव डाला। उधर विजयनगर का क्या हाल हुआ, तो पहले बहमनी स्प्लिट हुआ है, ठीक है। विजयनगर पे बाद में अटैक करेंगे कौन, बहमनी किंगडम के जो स्प्लिट वाले पार्ट से ये मिलके अटैक करते हैं, अलायंस बना के, जिसको हम तालीकोटा का वॉर बोलते हैं। देवराज द्वितीय की मृत्यु हो गई,
1446 में। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी, किसके लिए कि कौन राजा बनेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी उत्तराधिकारी का रूल नहीं था। तो मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, ऐसी स्थिति चल रही थी। इस प्रक्रिया में अनेक जागीरदार स्वतंत्र हो गए। कई सारे ऐसे जागीरदार थे जिनको जागीरें दी गई थी, वो भाई इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे ना, आपस में लड़ लो, चलो हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। मंत्रीगण बहुत शक्तिशाली हो गए, जनता को काफी कष्ट पहुंचाने लगे। मतलब एक तरह से ना जो पूरा का पूरा आम जनता थी उन तक की बात पहुंच रही है, उन तक ये कष्ट पहुंच रहा है, क्योंकि राजा कौन बनेगा उसको लेकर ही आपस में विवाद चल रहा है। राय की सत्ता कर्नाटक और पश्चिम आंध्र के कुछ भागों तक सिमट कर रह गई, यानी विजयनगर किंगडम काफी छोटा होने लग जाएगा। कुछ समय बाद मंत्री सालुआ ने गद्दी हड़प ली। तो बोल रहे विजयनगर किंगडम थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन जब सालुआ वंश का जो मंत्री था इनका, सालुआ वंश का, वो अगला उत्तराधिकारी बन जाता है। एक नए वंश के साथ में विजयनगर पे वापस राजा रूल करेगा और एक नया राजवंश हमें यहाँ पर दिखाई देगा। सालुआ ने कानून व्यवस्था को वापस से बहाल किया, विजयनगर को वापस से मजबूत करने की कोशिश की। जल्द ही इस राजवंश का भी अंत हो जाएगा। अंत में कृष्णदेव नाम के एक नए राजवंश जिसका संबंध था तुलुव राजवंश से। तुलुव बेसिकली राजवंश था, डायनेस्टी था, इसका रूलर था जिसका नाम था कृष्णदेव। तो बोल रहे कृष्णदेव ने एक नए राजवंश की नींव डाली, तुलुव राजवंश। इसके टाइम पीरियड में वापस से हमें विजयनगर फलता फूलता हुआ दिखाई देता है। कृष्णदेव राय जो था, इसको इस समय का सबसे महान शक्तिशाली राजा बोला जाता है। कृष्णदेव राय ने ना केवल कानून व्यवस्था बहाल की, बल्कि विजयनगर के जो पुराने विरोधी थे धीरे धीरे उनको टारगेट करना चालू करा। बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य या उड़ीसा जो राज्य थे उन सभी को इसने टारगेट करा। साथ ही पुर्तगालियों का भी सामना किया। मुसलमानों को आपस में लड़ाने में काफी ये सक्सेसफुल हुआ। आर्थिक और राजनीतिक रियायत पाने के लिए समुद्र पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। बीजापुर से गोवा वापस पाने में राय की सहायता का वचन देके इसने घोड़े की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली। यानी अलग अलग राजाओं के साथ अलग अलग तरीके की डील कर रहा है, ये डील करके अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, कहीं से डील करके कुछ वहां से बेनिफिट ले रहा है। ये सब काम कृष्णदेव के द्वारा किया जा रहा है। फिर यहाँ पर फाइनली हमें पता लगता है कि इस सारी सिचुएशन को देखते हुए किसने जो बहामनी के स्प्लिट होकर हमें ये छोटे छोटे किंगडम्स दिखाई देते हैं, इन लोगों ने मिलकर क्या बोला। यहाँ पर पूरा कृष्णदेव के बारे में डिटेल से बातें बताई गई हैं, उसको आप देख लेंगे कि किस तरह से इसने प्रमोट किया कला को, संस्कृति को, वो सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। फाइनली 1543 में सदाशिव राय गद्दी पर बैठता है। इसके बाद से वो योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, उसने 1567 तक शासन किया। इसके टाइम पीरियड में ये बोल रहा है जब सदाशिव राय रूल कर रहा था, इसके टाइम पीरियड में एक्चुअल पावर त्रिमूर्ति के पास में थी। कुछ 3 लोगों का ग्रुप था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था राम राजा। बोल रहे कि इसके टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है चीजें थोड़ी सी वर्स्ट होने लग जाएंगी और फाइनली 1565 में तालीकोटा के पास बन्नीहट्टी में विजयनगर को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये सारे मिल जाएंगे, मिलके इन्होंने एक अलायंस बनाया और बन्नीहट्टी में तालीकोटा के पास एक बैटल हो रहा है 1565 में, जहां पर इनके अलायंस ने बुरी तरह से विजयनगर को पराजित किया। राम राजा घिर गया, कैद किया गया, मार डाला गया। इस युद्ध के दौरान 1 लाख हिंदू मारे गए, विजयनगर को पूरी तरह लूट कर खंडहर बना दिया और इसी के साथ विजयनगर एम्पायर जो है वो डिक्लाइन वाली श्रेणी में आ जाएगा। मतलब इमीडिएटली तो पतन नहीं हुआ, लेकिन वापस वो दोबारा उठ नहीं पाया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जहां पर हम विजयनगर बहमनी किंगडम के बारे में जानते हैं। आगे मैं थोड़ा सा और बताऊंगी, इसके एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बोल रही थी कि आज आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। आपका होमवर्क है कि विजयनगर बहमनी किंगडम की कैपिटल कौन सी थी या कैपिटल शिफ्ट करके कौन सी बनाई गई। ठीक है, तो ये आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। मैं कोशिश करी हूँ कि पूरी बुक को हर एक चैप्टर कम से कम शब्दों में किस तरह से मैं आपको डिफाइन कर दूं, ताकि स्टोरी भी आ जाए, आप रिवीजन भी कर ले और MCQs भी लगा ले। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।